हेलो बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था, उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोगों को पता है कि 2 मार्च को सीबीएसई की साइंस की एग्जाम है, फिर मार्च के सेकेंड वीक में गुजरात बोर्ड वालों की साइंस की एग्जाम है। उन सबके आईएमपी क्वेश्चन का डिस्कशन इस प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 के अंदर होगा। मैंने जितने भी अभी तक पेपर्स कराए, गाला के पेपर्स, मार्वल के पेपर्स, उन सब की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारे पेपर्स अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोग इजीली अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% स्कोर कर पाओगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ये क्वेश्चन जो है चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में से आता है। हम टर्मरिक को एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। सेकंड में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जिसमें आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डबल होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन एटम। तो यहाँ पे C2H4 गिवन है जो एक अल्कीन का एग्जांपल है, तो वो हमारा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बाकी के जितने भी है वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, यानी कि अल्केन्स हैं। फिर पूछा है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन डैश ऑर्गेनेल। तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। फोर्थ नंबर में पूछा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे अचानक से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, तो हम वो टिक कर देंगे। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए क्ले का कभी यूज नहीं किया जाता, तो हम ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। फिर पूछा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। जो लीस्ट डिस्टेंस है जिसको नियर पॉइंट कहा जाता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास डैश पार्ट ऑफ सोप इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। तो जो उसका टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे टेल। एट्थ में पूछा है डैश इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन कंपाउंड्स। अल्कीन का जैसे मैंने आपको बताया CnH2n होता है, दैट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन, तो वो हम टिक कर देंगे। नाइन्थ में पूछा है द वॉल ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय डैश। तो म्यूकस से जो है स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट होती है, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे आंसर म्यूकस। टेंथ में पूछा है इन सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन डैश पेयर्स। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पेयर्स की बात की है, तो 46 का हाफ करोगे तो 23 मिलेगा, तो 23 पेयर्स में वो प्रेजेंट होते हैं। 11th में पूछा है डैश मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार। तो कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है कार की हेडलाइट में, तो हम कॉनकेव टिक कर देंगे। फिर पूछा है ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ। जब एनोडाइजिंग की प्रोसेस होती है तो वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, दैट इज H2SO4। अब है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। 13 में पूछा है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट, ये भी ट्रू है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी। हाँ, तो जरूरी है, उसके बिना पता नहीं चलेगा कि रेनबो बना है कि नहीं बना है। और लास्ट में है बेकिंग पाउडर इज यूज टू कुक फूड इन लेस टाइम। बेकिंग पाउडर का यूज हम करते हैं उसको फ्लफी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, टाइम के साथ उसका लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स टिक करें। फिर पूछा है गिव द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का जो फंक्शन है वो होता है कि सिग्नल को फास्ट ट्रैवल करवाए, ठीक है, जिसकी वजह से डेंजर जो हमें फील होता है उससे हमें क्या मिले, सेफ्टी।
वेरिएशन का मतलब क्या होता है? तो जब सेम ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, अच्छे से याद रखना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसका आंसर। जब सेम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं वेरिएशन। 19 में पूछा है व्हाट डज द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन। तो स्कैटर्ड लाइट का कलर जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर। कौन सी साइज का पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहा है। अगर स्मॉलर साइज का पार्टिकल स्कैटर कर रहा है तो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट जो है हमें दिखाई देगी, दैट इज ब्लू लाइट दिखाई देगी। अगर पार्टिकल की साइज बड़ी है तो हायर वेवलेंथ वाली लाइट यानी कि रेड कलर या तो ऑरेंज कलर की लाइट हमें 20 नंबर में पूछा है राइट द नेम ऑफ एन एलिमेंट हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो यहाँ पे सेमी मेटल्स आते हैं, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये ऐसे हैं जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज। फिर हमें पूछा है मैच द फॉलोइंग। ऑक्सीन जो है उसका काम होता है सेल की लेंथ को इंक्रीज करना। जिबेरेलिन का काम होता है स्टेम के ग्रोथ को इंक्रीज करना। फिर 23 में पूछा एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स ओनली प्लांट्स दैट आर हर्बीवोरस एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि SO4 जो है 3 टाइम्स है। उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे BSO4 के आगे हमने 3 लिख दिया तो वो वाला पार्ट बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 लिखने से BA भी 3 टाइम्स हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे BA के आगे हमने 3 लिख दिया। इसको यहाँ पे बैलेंस करने से Cl6 हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे Al के आगे 2 लिख दिया। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। फिर जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसका भी बैलेंसिंग बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम हमारे पास इक्वल अमाउंट में है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हाइड्रोजन में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन के आगे 2 लिख दूंगा तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 लिख दिया तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। फिर पूछा है व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर। जब भी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो हेवीयर है एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन जब वहां पे हाइड्रोजन के गैस के बबल्स स्टक होते हैं कैल्शियम सरफेस के ऊपर तो वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ कैल्शियम मेटल भी जो है वो सरफेस के ऊपर आके फ्लोट करने लगता है। 25 नंबर में पूछा है गिव इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। जब भी हमें पता है कि कोई इंजरी होती है तो हमारे स्किन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ब्लड जो है वो आगे मतलब कि लीक होने लगता है फ्रॉम आवर बॉडी। बहुत ज्यादा अगर ब्लड का लॉस हो जाएगा तो हमारी पंपिंग एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए जो प्लेटलेट्स हैं वो काम करते हैं। प्लेटलेट्स सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग द क्लॉट द ब्लड। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं, यानी कि जहां पे से हमारा ब्लड बाहर निकल रहा है उस पर्टिकुलर गैप को फिल करने का, जिससे ब्लड क्लोटिंग हो जाए और जो है वहां से फर्दर ब्लड जो है वो लीक ना करे। 26 में पूछा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन द मेल ड्यू टू सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन। तो उस टाइम पे देख सकते हो कि बॉयज की बियर्ड और मुस्टैच जो है वो ग्रो होने लगती है, उनकी वॉइस क्रैक होने लगती है यानी कि चेंज होने लगती है, पीनस की साइज जो है वो एनलार्ज होने लगती है, इरेक्ट होने लगती है, साथ साथ में डिफरेंट ऑर्गन्स की साइज डेवलप होने लगती है, बॉडी का शेप और वेट भी चेंज होने लगता है।
फिर 27 में पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इनका जो मेन काम है वो होता है टू ऐड देयर सीक्रेशंस टू वास्ट डिफरेंस ड्यू टू दैट स्पर्म्स आर इन अ फ्लूइड व्हिच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड स्पर्म्स आल्सो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फ्लूइड। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 28 में पूछा है व्हाई डोंट दी प्लैनेट्स ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते। हमें पता है कि प्लैनेट्स जो है वो बहुत ही क्लोज है टू दी अर्थ एज कंपेयर टू दी स्टार्स। हाँ, प्लैनेट्स को कहा जाता है कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट प्रेजेंट है। कुछ ऐसे पॉइंट सोर्सेज है जो बहुत ब्राइट है, कुछ ऐसे पॉइंट सोर्सेज है जो बहुत ही ज्यादा डार्क है। तो जितने लाइट है उतने ही डार्क पॉइंट सोर्सेज है, तो उन सब का एवरेज आउट करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई। 29 में पूछा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। हमें हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर करोगे, रेजिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 15,000 जूल्स। 30 नंबर में एक और क्वेश्चन पूछा न्यूमेरिकल, दैट इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। हमें वर्क डन निकालना है, चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो V का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू। हमें W निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे V इंटू क्यू। तो 12 इंटू 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा 24 जूल्स। 31 में पूछा है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो एक ऐसा सराउंडिंग रीजन होता है मैग्नेट के पास जहां पे वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। उस इमेजिनरी एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करते हैं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। 32 में पूछा है कि रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स का काम होता है कि जो डेड या तो अलाइव रिमेन्स बचे हैं किसी भी प्लांट के और एनिमल्स के, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। डिकम्पोजर्स वर्क ऑन ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी, दे आर अगेन प्रोवाइडेड इन नेचर। डिकम्पोजर्स जो है वो बॉडी के सारे कंपोनेंट्स के ऊपर डिकम्पोजिशन का काम। 33 में पूछा है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन जो है वो एक नेचुरल गैस है जो 3 ऑक्सीजन के एटम से बनी, इसलिए O3 उसका फॉर्मूला है। वो ब्लू कलर की होती है और उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ह्यूमन आर्ट का डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी गिवन है। आप लोग ये डायग्राम लर्न करके अच्छे से लेबल करोगे तो फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। 35 में पूछा है गिव एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब भी हम रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जहां पे भी हमें लेस अमाउंट में करंट चाहिए वहां पे हम सीरीज कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। साथ साथ में शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज जो हम यूज करते हैं वो भी मेन सप्लाई के साथ सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। और जहां पे हमें हमेशा लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए वहां पे भी सीरीज कनेक्शन को यूज किया जाता है। 36 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जहां पे हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ।
जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब मीथेन। जब भी मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है। जहां पे भी राइट हैंड साइड पे यानी कि प्रोडक्ट के साइड पे हीट लिखी जाए उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो डाइजेशन के टाइम पे उस फूड का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे कि हम फूड जब कंज्यूम करते हैं जिसमें राइस है, पोटैटोज है, ब्रेड है, उन सब के अंदर मोस्टली होता है कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। थर्ड है डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो भी फूड लेफ्ट ओवर बचा है या तो जो फूड काम का नहीं है, वेजिटेबल्स जो खराब हो चुके हैं, वो जब बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में डीकम्पोज होते हैं तो वहां पे एक मैन्योर बनता है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं और साथ साथ में हीट रिलीज होती है। 37 नंबर के क्वेश्चन में हमें एलॉयज की शॉर्ट नोट पूछी है। तो एलॉयज एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। वो एक टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जहां पे हमें मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, तो वहां पे हम एलॉयज का एक मिक्सचर बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। कुछ एलॉयज के एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे कि ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय है। उसका डिफरेंट वे में यूज किया जाता है, जैसे कि कॉपर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, लेकिन ब्रास और ब्रॉन्ज को नहीं यूज करते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। शोल्डर का जो वायर हम यूज करते हैं वो टिन और लेड का यूज किया जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो इलेक्ट्रिक वायर्स को ज्वाइन करने के काम में। 38 में पूछा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है और उसके एग्जांपल। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखने के लिए दिए हैं, दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब भी जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड और H2O का फॉर्मेशन होगा। जब भी जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे सोडियम जिंकेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमें पूछा है 39 के अंदर, गिव नेम्स ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स इन प्लांट्स एंड इट्स इफेक्ट्स। कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर और उनके इफेक्ट यानी कि फंक्शन के बारे में बताना है। तो ऑक्सिन एक प्रेजेंट होता है जो एक ग्रोथ हार्मोन है, वो जो है शूट की टिप में प्रेजेंट होता है और सेल की साइज को इंक्रीज करने के काम में आता है। ठीक है, दूसरा होता है जिबेरेलिन जो स्टेम के ग्रोथ के काम में आता है। फिर आता है साइटोकिनिन, उसका काम होता है कि सेल डिवीजन को वो फास्ट करे जिससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए। ये जो साइटोकिनिन होते हैं वो कह सकते हो कि फ्रूट्स और सीड्स में सेल डिवीजन को इंक्रीज करने के काम में आते हैं। एक और ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है जैसे कि एब्सिसिक एसिड जिसका काम होता है विटलिंग ऑफ लीव्स करना। नेक्स्ट है 40 नंबर का, हाउ आर ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड बाय स्पोर्स। तो हमने ये देखा कि इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड, but in some multicellular simple organisms such reproduction cultured designs are not found. एग्जाम्पल है राइजोपस फंगाई। तो कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पे रिप्रोडक्शन कल्चर्ड डिजाइन नहीं दिखाई। ये जो फंगस है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस बाय इट, बट ऑन द अपर साइड
tiny blob on a stick like structure are found which in which spirongia is formed and in that spores are formed। लेकिन हम यहाँ पे देखोगे एक ब्लॉब टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ sporangia, spores which come out create a new organism of rhizopus under the favorable condition। अब यहाँ से स्पोर से एक दूसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होगा जो एक रिप्रोडक्शन का काम है। The spores are covered by thick walls that protect seed in unfavorable condition। जो spores है उसके आसपास thick wall होती है। Such a seed when come in contact with another moist surface starts begin to grow। जब ये किसी भी moist surface के साथ contact में आती है तो वो further grow होने लगती है और वहां से एक new spore का formation होता है। तो ये एक टाइप का reproductive organ नहीं है लेकिन वो सेल्फ एग्जिस्टेंस बहुत करता है और बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट होता है। फिर 41 नंबर में पूछा है गिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स यानी कि मेल और फीमेल के थ्रू ये मोड का रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे डीएनए कंबाइन होते हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के और एक नया इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट होता है। For the generation of two daughter cell from a parent cell to create a replicate of DNA cell organization both are necessary during the process of copying of DNA if any mistakes are created then variations are created in population of organisms। variation in species is helpful to maintain existence of species। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है आप लोगों को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था गाला पेपर के टाइम पे ये आप लोग लिख के लर्न कर सकते हैं। 42 में पूछा है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट बाउंस बैक करती है किसी भी प्लेन सरफेस को इंसिडेंट करने के बाद तो उस बाउंसिंग बैक के फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीन रेज हम बनाते हैं एक होती है इंसिडेंट रे एक होती है रिफ्लेक्टेड रे और थर्ड जो लाइन है उसको कहा जाता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है नॉर्मल के साथ। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनते हैं। तीनों की तीनों लाइन जो है वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है। 43 में पूछा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट ऑफ अ कार के अंदर यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर बिकॉज हमें पावरफुल बीम चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद हमें बहुत दूर तक देखना होता है। व्हीकल्स में जो हेडलाइट्स होती है वो जितना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी उतना बेनिफिट होता है ड्राइवर को। फिर साइड व्यू मिरर या तो रियर व्यू मिरर वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है उसका एक ही रीजन है दैट इज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। हमें पीछे का ट्रैफिक वाइडर दिखाई दिए लार्ज एरिया कवर हो वो चाहिए इसलिए हम उसको यूज करते हैं। और लास्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं बिकॉज वहां पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है बिकॉज हीट हमें एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करनी होती। 44 में पूछा है एक्सप्लेन द फ्यूज रिक्वायरमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन आवर होम। फ्यूज की क्यों जरूरत होती है? तो फ्यूज जो है वो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। जब लार्ज अमाउंट में सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है जो मेंस सप्लाई से आता है तो उस केस में वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है। फ्यूज एक एलॉय का मटेरियल यूज किया जाता है वहां पे जैसे कि ये टिन एंड लेड का मिक्सचर होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जब वो लार्ज करंट की वजह से मेल्ट हो जाएगा तो हमारी सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। डिफरेंट टाइप के फ्यूज मार्केट में अवेलेबल होते हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 एम्पियर टू 10 एम्पियर। 45 में पूछा है एक्सप्लेन ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक विथ एन एग्जांपल। सारे के सारे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नहीं। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इनके अंदर हाइड्रोजन है ग्लूकोज एल्कोहल उनके अंदर भी हाइड्रोजन है लेकिन सारे के सारे एसिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के पास से एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा क्यों?
जब भी वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो H+ आयंस डिसोसिएट करते हैं। जब भी हम ग्लूकोज और अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो H+ आयन डिसोसिएट नहीं करते, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ये आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है कि जब हम HCl को यहाँ पे बीकर के अंदर रखेंगे और उसमें से करंट पास करने का ट्राई करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ करंट। लेकिन जब वहां पे CH3OH यानी कि अल्कोहल है या तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज उस केस में H+ आयंस जनरेट नहीं होते। 46 में पूछा है कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 ले लेंगे और उसके साथ डाइल्यूट HCl गैस को ऐड करेंगे। उस केस में क्या होगा, जब भी सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे सॉल्ट बनेगा, H2O एंड CO2 का फॉर्मेशन होगा। मान लो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो अगेन वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यही प्रोडक्ट बनने वाले हैं, यानी कि मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट CO2 एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होता है। अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ पे CO2 गैस ही निकलने वाली है, उसको तुम कैसे कंफर्म करोगे, तो उस केस में ये CO2 गैस को दूसरे टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया है उसके साथ ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो व्हाइट पीपीटी होती है और वाटर का फॉर्मेशन। 47 में पूछा है कि हमें ये बताना है कि दैट इज ऑयल इज सोल्यूबल इन सोप सॉल्यूशन। एक्चुअल में हमें माइसेल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन, तो कोई भी सोप है उसके पास उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये जो टेल वाला पार्ट है वो हमेशा ऑयल को निकालने के काम में आता है क्लोथ्स में से, और ये जो एंड है Na+ वाला हेड वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि हमेशा वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। और जब भी हम क्लोथ्स को रब करते हैं तो उस केस में वो जो ऑयल है वो क्लोथ्स में से रिमूव हो जाता है। सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे गिवन है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमें पूछा है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जो हमने पहले देखा था वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, और ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में। तो अगेन आप वो डायग्राम आप बना दोगे जो वहां पे गिवन था वही वाला। ब्लड का जो सर्कुलेशन हमारे हार्ट में 2 बार होता है इसलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो कह सकते हो कि इम्प्योर ब्लड है वो पंप आउट होता है, सॉरी इम्प्योर ब्लड जो है वो पंप इन होता है, वो बाद में प्योर ब्लड में कन्वर्ट होके पंप आउट होता है। 2 बार ब्लड जो है एंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर, इसलिए उसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। 49 में पूछा है स्टोमेटा का डायग्राम और एक्सचेंज कैसे होती है गैसेस। तो स्टोमेटा का डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है, एक होता है ओपन स्टोमेटा, दूसरा होता है क्लोज स्टोमेटा। जब भी स्टोमेटा ओपन होता है गार्ड सेल के प्रेजेंस में तो वहां पे गैसेस जो है और वाटर जो है वो एंटर करते हैं और उससे फूड बनता है। बाद में जब वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो गैसेस का एक्सचेंज भी स्टॉप हो जाता है। 50 नंबर में पूछा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जब भी लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो ये रेरर मीडियम की तरह वर्क करता है, ये डेंसर मीडियम की तरह वर्क करता है, तो लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर से वापस से रेरर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा। ये जो एंगल बना उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये रे है इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। 51 में पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कंपास का यूज करके मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाए। तो हमारे पास पहले मैग्नेट प्रेजेंट है और ये हमारे पास मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। जब हम
मैग्नेटिक नीडल को उसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है वो इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे हम वो मैग्नेटिक कंपास को दूर लेके जाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन चेंज होता जाएगा, और जब भी वो साउथ पोल के पास मैग्नेटिक कंपास जाएगा तो उसका नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है उसका यूज करके हम नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। लास्ट में हमें पूछा है दैट इज कैसे वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है। वो रिसाइकलिंग मेथड यूज कर सकते हैं, कंपोस्टिंग मेथड, इंसरेशन मेथड, लैंडफिल्स कर सकते हैं, सीवेज केयर और बायोगैस का प्रोडक्शन। ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं, इसका यूज करके हम किसी भी वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया होगा। आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ दिनों में हम पेपर नंबर 3 का भी डिस्कशन करेंगे। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।